इजराइल पैलेस्टीन, इंडिया पाकिस्तान, इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको पता है सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान से हमेशा शांति चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत से जंग चाहिए थी, ठीक उसी तरीके से इजराइल ने भी पैलेस्टीन से हमेशा शांति चाहिए, लेकिन पैलेस्टीन ने हमेशा इजराइल से जंग चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया पाकिस्तान के जंग में पाकिस्तान को सिर्फ ह्यूमिलिएट होना पड़ता है वर्ल्ड स्टेज में, लेकिन इजराइल और पैलेस्टीन के जंग में पूरे पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को सफर करना पड़ता है। पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन का वो पार्ट जो शांति से जीना चाहती है, जो ईमानदारी से काम करके अपने घर परिवार का पेट भरना चाहती है, उनको सफर करना पड़ता है। और इसी को कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अपूर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अपूर्स फैक्ट एग्जैक्ट पे। आप व्यूअर्स में से जो भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी ना मिस कर पाए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि इजराइल की हिस्ट्री से लेकर उसके इंडिपेंडेंस तक के बारे में यहाँ की क्या हिस्ट्री रही है। अब आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि 1948 में जब इजराइल आजाद हुआ था, तब से लेकर अब तक यहाँ की क्या हिस्ट्री रही है और यहाँ पे किस तरीके से ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। जिस तरह 1947 में आजाद होते ही भारत को अपने नए पड़ोसी पाकिस्तान से जंग लड़नी पड़ गई थी, ठीक उसी तरीके से 1948 में आजाद होते ही इजराइल को नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, टोटल 5 कंट्रीज से जंग लड़नी पड़ गई थी। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक से जंग लड़नी पड़ गई थी, और इसे कहते हैं 1948 अरब इजरायली वॉर, और जो कि एक सीज फायर के चलते रुक गया था। और इस सीज फायर के बाद वेस्ट जेरूसलम इजराइल के कब्जे में आया। ईस्ट जेरूसलम और जिस एरिया को आज हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, जॉर्डन के कब्जे में गया। गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कब्जे में गया, और इस दिन को पैलेस्टीनियंस की नजर में कहा जाता है अल नक्बा, विच मींस द कैटास्ट्रोफी। लेकिन इन सब के बावजूद भी इजराइल की प्रॉब्लम्स वर स्टिल नॉट येट ओवर, क्योंकि ईयर था 1967 जब इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन तीनों देशों ने मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया था, लेड बाय इजिप्ट। और वहां के प्रेसिडेंट गमाल अब्दल नासिर, ही वाज ओवरली एम्बिशियस और पूरे इजराइल को एक अरब रूल के अंडर में लाना चाहते थे। और इस 6 डे वॉर में इजराइल की एक डिसाइसिव विक्ट्री हुई थी, टू द एक्सटेंट कि गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुलर इजिप्ट के कब्जे से इजराइल के कब्जे में आया, सीरिया से गोलन हाइट्स इजराइल के कब्जे में आया, और जॉर्डन से ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे में आया। आप सबको सुनने में शायद सरप्राइजिंग या शॉकिंग लगेगा, लेकिन इस टेरिटोरियल एक्विजिशन में से सिनाई पेनिनसुलर और गोलन हाइट्स जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इजरायलीज ने पैलेस्टीनियंस को ऑफर किए थे, जिसे पैलेस्टीनियंस ने रिजेक्ट कर दिया था। Why? Because Palestinians have a very strict policy with Israel, which is called the 3 no's, जिसका मतलब हुआ no negotiation, no recognition and no peace with Israel। वो 3 no's जिसका खामियाजा पूरी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन आज तक भुगत रही है। 6 डे वॉर के बाद 1979 में इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी के चलते पूरा सिनाई पेनिनसुलर इजिप्ट को लौटा दिया गया, लेकिन गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल इजराइल के पास ही रहा। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का गठन हुआ, जिसे कहते हैं पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान में रहकर इजराइल के ऊपर कई सारे एक्टिविटीज किए, कई सारे टेरर अटैक्स किए, कई सारे सिविलियंस की हत्या करी। जिसके बाद 1971 में इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को वहां से एविक्ट करने के लिए। जिसके बाद पीएलओ ने इस बात पे अल्टीमेटली रियलाइज किया कि इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन होनी चाहिए और एक लैंड डिवाइड के बारे में सोचना चाहिए। आप व्यूअर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या पीएलओ को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए या एक फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए, खासकर तब जब इतने सारे सिविलियंस को उन्होंने मारा हो। ईयर 1987 में एक इंसिडेंट हुआ जहां गाजा के जवालिया कैंप से 4 पैलेस्टीनियन वर्कर्स एक कार में निकले थे काम पे, और उनकी कार का कोलिजन एक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ट्रक से हो गया था, जिसमें उन चारों वर्कर्स की डेथ हो गई थी। और पैलेस्टीनियंस ने इसे डेलिब्रेट बताकर एक रीजन बना लिया था ब्लडशेड करने का, जिसे बाद में कहा गया द फर्स्ट इंटिफाडा,
इंटिफाडा का अरबिक में मतलब होता है अपराइजिंग या फिर रेजिस्टेंस। और इसी फर्स्ट इंटिफाडा के चलते काफी सारी राइटिंग हुई, काफी सारा ब्लडशेड हुआ, जिसमें कई सारे अरब्स और ज्यूज मारे गए। और इसी ब्लडशेड को रोकने के लिए पीएलओ और इजरायली गवर्नमेंट के बीच सीक्रेट नेगोशिएशंस शुरू हो गए थे नॉर्वे के कैपिटल ऑस्लो में। और इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसे कहा गया द ऑस्लो अकॉर्ड्स। और इस ऑस्लो अकॉर्ड का पहला अग्रीमेंट वॉशिंगटन डीसी में साइन हुआ था और इसका दूसरा अग्रीमेंट इजिप्ट के ताबा में हुआ था। और इस ऑस्लो अकॉर्ड का एक ही पर्पस था कि दोनों पार्टीज का एक दूसरे को रिकॉग्निशन देना, दोनों के लैंड डील को भी फाइनलाइज करना और दोनों के बीच में एक पीस ट्रीटी को एस्टैब्लिश करना। और इस ट्रीटी को उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन और पीएलओ के लीडर यासिर अराफत के बीच साइन किया गया था। ऑस्लो अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पूरे वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में डिवाइड किया गया था, ए, बी एंड सी। एरिया ए पर पैलेस्टीन का कंट्रोल होगा, एरिया बी पर पैलेस्टीन और इजराइल दोनों का कंट्रोल होगा और एरिया सी पर इजराइल का कंट्रोल होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि जेरूसलम किसके कंट्रोल में आएगा? हु विल कंट्रोल जेरूसलम? जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जेरूसलम ज्यूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए एक होली सिटी क्यों है? ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, अल अक्सा मॉस्क। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यूज के अकॉर्डिंग जिस साइट पे अल अक्सा मॉस्क है उस साइट पे उनका सेकंड टेंपल हुआ करता था जिसे किंग हेरोद द ग्रेट ने बनवाया था, जो रोमन इन्वेजन के दौरान डिस्ट्रॉय हो गया था। और अरब इन्वेजन के दौरान उसी टेंपल के रूइंस के ऊपर डोम ऑफ द रॉक बना दिया गया जिसे नाम रखा गया अल अक्सा मॉस्क, क्योंकि मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग यही वो जगह है जहां से प्रॉफिट मोहम्मद एक रात के लिए जन्नत गए थे। और अल अक्सा मॉस्क के एक पोर्शन को कहा जाता है द वेस्टर्न वॉल, जो कि ओरिजिनल ज्यूइश सेकंड टेंपल का पार्ट हुआ करता था जहां पर ज्यूज अपने प्रेयर्स ऑफर करते हैं। लेकिन ऑस्लो अकॉर्ड्स को इससे पहले कि फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया जाता एक फुल एंड फाइनल कंक्लूजन पे इजरायली पीएम यित्ज़हाक राबिन का असैसिनेशन हो गया और इस प्रोसेस को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी उनके सक्सेसर इहुद बराक पे आ गई। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने उनको और पीएलओ के लीडर यासिर अराफत दोनों को कैंप डेविड पे इनवाइट किया था फर्दर डिस्कशंस के लिए, जिसे कैंप डेविड समिट भी कहा गया। और कई सारे डिस्कशंस, कई सारे नेगोशिएशंस के बावजूद किसी तरह का कंक्लूजन नहीं निकला, ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट यासिर अराफत केप्ट सेइंग नो टू एवरीथिंग। इजराइल पैलेस्टीन पीस टॉक्स किसी भी कंक्लूजन पे नहीं उतरे, जिसको फिलोसॉफिकली बोलूं तो बारूद का ढेर बिछ चुका था। जरूरत थी तो सिर्फ एक चिंगारी की इसको जलाने के लिए। ईयर था 2000 जब इजराइल के ऑपोजिशन लीडर एरियल शरॉन ने अल अक्सा मॉस्क को विजिट किया था, विच वॉज अ कंप्लीटली पीसफुल विजिट। लेकिन वहां वेस्ट बैंक में बसे पैलेस्टीनियंस ने इसको बहुत ऑफेंसिव वे में लिया और एक सेकंड इंटिफाडा, जिसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड अपराइजिंग को शुरू कर दिया। और इसी सेकंड इंटिफाडा के चलते कई सारे सिविलियंस की डेथ हुई, कई सारे राइट्स हुए, कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिशियल्स की भी डेथ हुई। ऑस्लो अकॉर्ड्स एक फेलियर साबित हुआ और इसी ऑस्लो अकॉर्ड्स के फेलियर के चलते ये वायलेंस 4 साल तक चला। इस वायलेंस को एंड करने के लिए इजरायली कैबिनेट ने 2005 की बिगनिंग ऑनवर्ड्स गाजा से सारे ज्यूइश सेटलर्स को धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कर दिया और सितंबर 2005 तक गाजा से अपना मिलिट्री ऑक्यूपेशन खत्म करके वहां का हैंडओवर फुल एंड फाइनल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दे दिया। कंडीशन सिर्फ इतनी थी कि गाजा में सारे नेसेसिटीज की सप्लाई से लेकर एयर स्पेस तक को इजराइल कंट्रोल करेगा। अब आप सबको ये लग रहा होगा कि इजराइल डिसएंगेजमेंट के नाम पे ये एक अलग तरीके का ऑक्यूपेशन कर रहा है, लेकिन इसकी वजह आप सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। फिर आया 2006 पैलेस्टीनियन इलेक्शंस, जिसमें हमास, जो कि ना सिर्फ एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, 132 में से 74 सीट्स जीतकर उन्होंने अपनी विन को एस्टैब्लिश किया। और जब वो गाजा में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश कर रहे थे तब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूरोपियन यूनियन ने उनसे डिमांड किया था कि वो पीएलओ और इजराइल के बीच के सारे पीस ट्रीटीज को रिकॉग्नाइज करें, जिसे हमास ने पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज कर दिया। और गाजा से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने पॉलिटिकल एफिलिएट्स पीएलओ के थे, वो उन सबको या तो हटा रहे थे या फिर उनको एग्जीक्यूट कर रहे थे, जिसकी वजह से गाजा में एक सिविल वॉर छिड़ गया जहां पैलेस्टीनियंस का कत्ल कर रहे थे। जस्ट इमेजिन, पैलेस्टीनियंस ज्यूज का कत्ल कर रहे थे, अब यहाँ पैलेस्टीनियंस का कत्ल कर रहे हैं। पूरे 1 साल के वायलेंस और 600 पैलेस्टीनियंस की डेथ के बाद हमास ने ईयर 2007 में
गाजा पर अपना फुल एंड फाइनल कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और पीएलओ से अपने एफिलिएशन को एंड कर दिया। अब आप व्यूअर्स शायद समझ ही गए होंगे कि वहां के सप्लाई रूट्स और एयर स्पेस का कंट्रोल इजराइल के लिए क्यों जरूरी था। अपनी पॉलिटिकल विन के बाद क्या हमास ने गाजा के सिविलियंस के लिए कुछ भला किया? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल विन के बाद गाजा के सिविलियंस को अपना ह्यूमन शील्ड बना दिया और गाजा को एक लॉन्च पैड बना दिया इजराइल पे अटैक्स लॉन्च करने के लिए। और तब से लेके अब तक न जाने कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हमास और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच में हुए, जिसमें अक्टूबर 7, 2023 वाला अटैक अब तक का सबसे बड़ा अटैक था, जिसे यूएसए की भाषा में इजराइल का 9/11 कहा जा सकता है और भारत की भाषा में इजराइल का 26/11। हमास जैसे हमारे कुछ मीडिया हाउसेस इंक्लूडिंग रविश कुमार फ्रीडम फाइटर्स का टाइटल देते हैं, ये गाजा के सिविलियंस को एज ह्यूमन शील्ड्स क्यों यूज करते हैं? ये गाजा के सिविलियंस को एज ह्यूमन शील्ड्स यूज करते हैं अपने कासम रॉकेट्स के लॉन्च पैड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमास के ये जो कासम रॉकेट्स है ये अनगाइडेड एंड अनसोफिस्टिकेटेड रॉकेट है, जिसे अगर मैं लेमन भाषा में बोलूं तो दीपावली के रॉकेट का एक लार्ज मेटालिक कम एक्सप्लोसिव वर्जन। जब ये कासम रॉकेट्स लॉन्च होते हैं तो दीपावली के रॉकेट की तरह ये गाजन टेरिटरी में ही कभी कभी इधर उधर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कई सिविलियंस को चोट लगती है, कई सिविलियंस मारे जाते हैं। इजराइल में एक साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है और हमास के यही कासम रॉकेट्स की वजह से इजराइल में कई मुस्लिम भी मारे जाते हैं। न्यूज में आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से हमास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स को यूज करता है अपने कासम रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए। लेकिन मीडिया का डबल स्टैंडर्ड तो मुझे तब दिखता है जब वो अग्रेसर को विक्टिम कहकर फ्रीडम फाइटर का टैटू दे देते हैं और डिफेंडर को टेररिस्ट कहकर फैसिस्ट का टैटू दे देते हैं। खुद मुझे कभी समझ में नहीं आता कि क्या ये मीडिया आउटलेट के ओनर्स इन टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करके। याद रखिएगा कि इजराइल भारत की तरह एक एंशिएंट कंट्री है जहां जुडाइज्म जैसे एंशिएंट रिलीजन को फॉलो करने वाले मेजॉरिटी में रहते जरूर है, लेकिन इजराइल में क्रिश्चियन एंड मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है विद फुल सिटीजनशिप राइट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों कम्युनिटीज का इजरायली पॉलिटिक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, खास करके अरब मुस्लिम्स जो इजरायली पॉपुलेशन का 20% फॉर्म करते हैं। और यही क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस में अपनी सर्विसेज भी देते हैं एज प्राउड इजरायली सिटीजन्स। अब आप व्यूअर्स ही खुद सोच के देखिए, अगर इजराइल पर पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कंट्रोल होता तो यहाँ पे ज्यूज की क्या हालत होती। यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यूज का एक और होलोकॉस्ट होता। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस्टीनियंस का होता तो यहाँ पर ज्यूज की क्या हालत होती। कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे जरूर बताइएगा। तो व्यूअर्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है देन प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।